Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 मार्च 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर आकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और जाकर इसको ज्वाइन कर लो। अगर इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि इस चैनल का डायरेक्टली लिंक दे रखा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर आप ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है पैराग्वे को, कहाँ पर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, अच्छे से मैप में देखना। उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज के न्यूज़पेपर का पेज नंबर 1, और पेज नंबर 1 पे आता है ये वाला सबसे पहला आर्टिकल। बात करता है, अभी आप लोगों को मालूम है हाल ही में 2-3 दिन से उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के सीएम को लेकर बातचीत चल रही थी, चीफ मिनिस्टर को हटाया जा रहा था। और परसों जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया तो नया चीफ मिनिस्टर तो आना था, तो उसके बारे में बात करी गई है। जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उनका जो नाम है वो है तीरथ सिंह रावत। तो ये नए सीएम बन चुके हैं उत्तराखंड के, और काफ़ी आप कह सकते हो इनका भी जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं। ये एमएलए भी थे, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी इनका आप कह सकते हो बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीरथ सिंह रावत इनका नाम है, याद रखना है आप लोगों को। ये नए सीएम बन चुके हैं। वेडनेसडे यानी कल के दिन इन्होंने शपथ वगैरह ले ली है एज अ सीएम ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये था हमारा पहला आर्टिकल। आते हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी गई है केरला एक तरीके से रोक लगा रहा है सेंटर के ऊपर इन आईटी रूल्स को लेकर। ठीक है, रिस्ट्रेन मतलब रोक लगा रहा है ये जो केरला का हाई कोर्ट है। अब ये आईटी रूल्स क्या है आप लोगों को मालूम होगा। अभी हाल ही में हमारी सरकार आईटी रूल्स लेकर आई थी। आईटी रूल्स की फुल फॉर्म है इंडियन टेक्नोलॉजी एक सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। हाँ, इंडियन टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नाम आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से, क्योंकि काफ़ी चर्चा में अभी हाल ही में ये आप कह सकते हो लाया गया है ये रूल, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये नाम यहाँ पर दे रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब इसको देखते हुए यहाँ पे केरला का हाईकोर्ट किस चीज़ के ऊपर रोक लगा रहा है। एक फर्म थी, फर्म ने अपना पिटीशन डाला कोर्ट के अंदर, और अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो नोटिस इशू कर रहा है सेंटर को, केंद्र सरकार को, कि जो ये आप लोग रूल लेकर आए हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो ये आईटी रूल है बेसिकली ये सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन लोगों के लिए है, कि ताकि कोई फेक न्यूज़ ना फैला सके या फिर सेक्सुअल कंटेंट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट ये प्लेटफॉर्म्स पर ना दिखा सके। और ये आईटी रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ये जो कंटेंट है इनको मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये करी गई है, जो ये पिटीशन डाला गया था फर्म के द्वारा, बोला गया है कहीं ना कहीं ये जो रूल है ये रुकावट डालेगा हमारे काम में। उसके बाद आप लोग देख पाओगे एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि गवर्नमेंट अब चीज़ों को मॉनिटर करेगी, तो कहीं ना कहीं जो न्यूज़ चैनल्स है और उनमें भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आप कमियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको देख पाओगे जो पिटिशनर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो आईटी रूल 4 सब क्लॉज 2 है, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये मैंडेटरी है कि जो सारे सोशल मीडियाज़ हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे अगर कोई भी अगर फेक न्यूज़ फैला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फेक न्यूज़ के लिए पहले देखेंगे इसका ओरिजिनेटर कौन है। ठीक है, यानी कि ये फेक न्यूज़ आई कहाँ पे से है, किसने इसको ओरिजिन किया है, सबसे पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसने शेयर किया है इस फेक न्यूज़ को, पहले तो उसको ढूंढेंगे। उसको ढूंढने के बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। तो बोला ये जा रहा है एग्जैक्टली जो कि काफ़ी टाइम पहले से बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें होने के कारण जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं वॉलेट हो रहा है। इसको हम लोग सप्रेस कर रहे हैं अगर ये रूल इस तरीके से चलेगा तो। ठीक है, वही कमी, एक ही चीज़ कमी आ सकती है, ये कमी 3-4 बार आ चुकी है
हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आईटी रूल्स को लेकर कमी क्या आएगी कि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होगा। लोग खुलकर चीज़ें को नहीं रख पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ओके, ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। नाउ आते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की तरफ। ये है छोटा सा आर्टिकल, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करी गई है, अभी आप लोगों को मालूम है हमारी सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, एक स्कीम चलाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को हम लोग खाना प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसी के बारे में बात करा जा रहा है। जो ये स्कीम है उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। किस कैटेगरी में बढ़ा रहे हैं मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा। ब्रेकफास्ट इन स्कूल प्लान्स फेसेस डिले। आज के टाइम पे आप देख पाओगे जो ये ब्रेकफास्ट वगैरह है वो काफ़ी देर से हो रहे थे, काफ़ी डिले हो चुका है। ये जो प्लान्स वगैरह है ना, प्लानिंग, ये काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे और आप कह सकते हो टाइम भी लग दिया ये कोविड-19 की स्ट्रक्चर के चक्कर में, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये देर हो गया सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते करते। नाउ फाइनली अब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और हमने इसमें जो पैसा लगा रहे थे वो पैसा भी बढ़ा दिया है। और दूसरी चीज़, ये स्कीम बढ़ा दी गई है। पहले हम लोग क्लास 1 to 8 स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ देखते थे, उनको हम लोग ये मील प्रोवाइड करवाते थे जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर। लेकिन अब यहाँ पर ये एक्सपेंशन करने की बात करिए, इसको बढ़ाने की बात करिए। क्लास 1 to 8 स्टूडेंट के साथ साथ जो प्री प्राइमरी बच्चे होंगे, जो और भी छोटे बच्चे होंगे, उन सबको भी ये जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये ऐसा इस स्कीम के अंदर बताया गया है। ऑब्वियस सी बात है, किसके लिए है ये, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। नाउ आगे आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। देखो यार, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये कहानी है 26 जनवरी की, आप लोगों को मालूम होगा रिपब्लिक डे पर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रेड फोर्ट पर काफ़ी हम लोगों ने हिंसा होते हुए देखा था। जो पुलिस है और जो फार्मर्स हैं वो आपस में भिड़ गए थे। तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर भी उसमें से जो केसेस हैं वो निकल कर आ रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है। 2 और लोगों को अरेस्ट करा गया है इस रेड फोर्ट के वायलेंस केस के अंदर, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देख पाओगे मतलब ये सिचुएशन अभी तक चल रही है और लगभग साल भर आप कह सकते हो निकल जाएगा तब भी आर्टिकल आने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, एक आइडिया रखना, क्योंकि ये भूल मत जाना जो ये रेड फोर्ट का वायलेंस केस हुआ था 26 जनवरी को, इसको बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं पेज नंबर 8 पर। अब आपका हो गए पेज नंबर 2 से डायरेक्ट 8 पर। तो बीच के पेजेस कहाँ गए, तो बीच के पेजेस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट 2 पेज जो एडिटोरियल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम वीडियो के एंड में। ओके, पहले हम लोग बाकी शॉर्ट न्यूज़ कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 8 पर पहला आर्टिकल आप देखोगे बिल्कुल सेम जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर कवर किया है कि जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो बदल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, ये भी हमने अभी कवर किया, जो ब्रेकफास्ट है स्कूल्स के अंदर वो डिले हो रहे थे बट यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर इस पर काम करने वाले हैं, प्लस हमने इस स्कीम को बढ़ा दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्या कहना था आईटी रूल्स को लेकर, ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों का वो कहीं ना कहीं सप्रेस होता हुआ नजर आएगा इन आईटी रूल्स को अगर हम अच्छी तरीके से लागू करेंगे तो। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे कंट्री में पहली बार ये फ्लोटिंग, आप देख पाओगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। सोलर पावर प्लांट मतलब आप देख पाओगे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, सूर्य की मदद से। ठीक है, अब आप देख पाओगे यहाँ पर जो ये सोलर पावर प्लांट है ये एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, नदी के ऊपर तैरने वाला ये प्लांट है और आप कह सकते हो ये फाइनल स्टेज पर चल ही रहा है और ये कंट्री के अंदर पहला ऐसा प्लांट बनाया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये याद रखें कि कहाँ पर इसको बनाया गया है, क्योंकि वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है और अभी तक यहाँ पर आप देख पाओगे पहली बार ये हुआ है। और तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट आता है एक पेड़ापल्ली, वहाँ पे एक जगह है रामागुंदम, वहाँ पर ये सोलर पावर प्लांट को बनाया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे तो आप देख पाओगे काफ़ी सारे पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल हैं। देखो मैं बार बार कहता हूँ जो राजनीति से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं ना वो आप लोगों को छोड़ने होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आर्टिकल होता है वो नहीं पूछे जाते। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात करी गई है, आज के टाइम पर जो एनडीए का एडमिशन होता है, ठीक है, और एनडीए के एडमिशन में हम लोग जेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, भेदभाव देख रहे हैं। वो क्या है, कैसे है, मैं भी आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर बन जाता है। तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसके अंदर क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को बोला, यानी कल के दिन सरकार से बोला कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है इस एनडीए के एडमिशन में।
अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली करा गया था, एक फाइल करी गई थी, वो किसके द्वारा करी गई थी? एक आप कह सकते हो लॉयर हैं, लॉयर का नाम है कुश कलरा। तो इनके द्वारा यहाँ पे पिटीशन फाइल करा गया, बोला गया कि जो आज के टाइम पर एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके अंदर जो है वेमेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया जा रहा है। हालांकि वेमेन के पास क्वालिटी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा वो परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज़ को रखी है सरकार से कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को यहाँ पर ही आगे करना पड़ेगा, इसके अंदर भी यहाँ पे आप लोगों को वेमेन को आगे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुश कलरा के द्वारा ये बोलना था कि जो एलिजिबल और विलिंग वीमेन हैं, जिनका कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा एस्पायर है, उन सबको ये आर्म्ड फोर्सेस में आने से प्रोहिबिट करा जा रहा है, मना करा जा रहा है, इनकी एंट्रीज नहीं करी जा रही है इसके अंदर। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, हमारे संविधान में डिसऑनर दिखाना हो गया विमेन के प्रति, विमेन को डिसऑनर करना हो गया कि हम लोगों को उनको आप कह सकते हो चांस नहीं दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से बोला है कि आप लोगों को ये इसके ऊपर देखना पड़ेगा। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन एक वही पुराना सा आर्टिकल जो कि लगभग कोविड-19 केसेस के बारे में बताया गया है। और जैसा हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ये बताया गया जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लगातार डेली नए नए केसेस निकल रहे हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर अभी कंट्रोल नहीं करा गया है फिलहाल। और भी जगह हैं जैसे कि केरला हो गया, पंजाब हो गया, तो तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी ढेर सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, गुजरात में भी यहाँ पर काफ़ी केसेस निकल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है म्यांमार के बारे में। अभी आप लोगों को मालूम है म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ म्यांमार के बारे में। तो देखो म्यांमार के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप इस आर्टिकल से रिलेट कर सको। म्यांमार के अंदर में पहले एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, डेमोक्रेसी हुआ करती थी, बट अब यहाँ पर क्या हुआ, बीच में क्या हो गया, मिलिट्री रूल आ गया, यानी मिलिट्री ने इस जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी उसको हटा दिया। अब मिलिट्री जो है पूरा कब्जा कर रही है म्यांमार के ऊपर। अब म्यांमार में ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई लोगों को, लोग सड़कों पर आ गए इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो उसके बाद क्या सिचुएशन निकल रही है, अभी तक देखो वहाँ पे सिचुएशन सुधार में नहीं आई है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जो म्यांमार के रिफ्यूजीज़ हैं, यानी कि म्यांमार से लोग म्यांमार छोड़कर निकल रहे हैं, ठीक है, आप देख पाओगे मिजोरम के अंदर काफ़ी लोग आ चुके हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर भी आए हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मणिपुर के अंदर भी, यहाँ पर मणिपुर ने काफ़ी बढ़िया स्टेप उठाया। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है बीरेन सिंह, तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हम लोग अब स्टेप उठाएंगे, जो म्यांमार से रेफ्यूजीज़ जो भी शरणार्थी निकल कर आ रहे हैं, मतलब कि जो भी हमारी शरण में आ रहे हैं, कहाँ से, म्यांमार से निकल कर, क्योंकि म्यांमार में लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो निकल कर आ रहे हैं वहाँ से, और वहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर मणिपुर ये बोल रहा है, मणिपुर के सीएम ने बोला हम लोग हेल्प करेंगे, और ये लोग स्कूल्स का मैनेजमेंट करने वाला है, स्कूल को प्लान करेंगे ताकि जो है जो भी ये लोग रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं इनको स्टे कर सकें, इनको रख सकें वहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये म्यांमार से लोग निकल रहे हैं, ये मिजोरम तक भी पहुँच चुके हैं और मणिपुर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएन्स के जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं जल्द ही, 19 मार्च से 21 मार्च तक ये आने वाले हैं। आप देख पाओगे ये हैं डिफेंस सेक्रेटरी, और जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ऐसा पहला व्यक्ति है जो कि ये अंडर आने वाले हैं हमारे इंडिया में। तो इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, तो ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और मीटिंग होगी इनके हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। और अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये भी याद रखनी है, आ क्यों रहे हैं ये रहे हैं क्योंकि डिस्कस करेंगे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर कि जो इंडिया और यूएसए है ये डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपस में ये दोनों अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेशन को लेकर काम करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है इंडिया यूएस ने $3 बिलियन की डील करी है, किस चीज़ के लिए, आर्म्ड ड्रोन्स के लिए। इंडिया जो है यूएसए से आर्म्ड ड्रोन्स परचेज करेगा। आर्म्ड ड्रोन्स क्या होते हैं, यानी ऐसे ड्रोन जिससे हम लोग निगरानी रख सकें कंट्रीज़ के ऊपर, प्लस जो है हम लोग वहाँ से उससे अटैक भी कर सकें, उसको बोलते हैं हम लोग आर्म्ड ड्रोन। तो ये 30 ड्रोन हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, 30 आर्म्ड ड्रोन, किससे, यूएसए से। तो वो उसके बारे में भी डिस्कशन होने वाला है जब ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी आएंगे इंडिया। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है लोकसभा ने अप्रूवल दिया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल को लेकर। अभी देखो जो लोकसभा है उसने बुधवार यानी कल के दिन क्या हुआ, पास कर दिया एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लॉ।
और यहाँ पे इसके अंदर बोला गया जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, एक बात याद रखना, जो दिल्ली के अंदर है काफ़ी हद तक अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, तो यहाँ पर उनको रेगुलराइज करने के लिए बोला गया है कि अब जो है वो जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों ने अच्छी तरीके से घर बना रखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उनको हटा तो सकते नहीं है, तोड़ तो सकते नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या है, उसको लीगलाइज करने के लिए यहाँ पर बात करी गई है कि उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत लोग जो है वहाँ पर आज के रह चुके हैं, बस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये दोनों एडवर्टीजमेंट पेजेस हैं, तो यहाँ पर हम लोग इनको स्किप करेंगे। तो ध्यान से सुनना, जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है उसमें अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद तो उन्हीं को ही जो है हम लोग अब अच्छी तरीके से रेगुलराइज करने वाले हैं। नाउ पेज नंबर 13 की तरफ आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे व्हाइट हाउस के द्वारा ये कहना है इंडिया पैसिफिक जो है आज के टाइम पर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेसिकली ये आर्टिकल इससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे बात ये करी जा रही है अभी आने वाले टाइम में क्वाड की समिट होने वाली है। अब ये क्वाड क्या होगा, ये क्वाड बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये 4 कंट्री का ग्रुप है, और इसमें 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों की मीटिंग होगी। ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट, इन सब की जो है मीटिंग होगी। ये एक वर्चुअल समिट होने वाली है, ये फिजिकल समिट नहीं होगी। तो आपस में मिलकर ये बात करेंगे कि काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कोविड-19 को लेकर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर, क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, ये सारी बातें करी जाएंगी। और एक्सपेक्टेड ये है कि क्वाड हम लोगों ने बनाया क्यों था, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना एग्रेशन काफ़ी हद तक दिखाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया था। तो काफ़ी हद तक हो सकता है हम चाइना को लेकर भी इस समिट के अंदर बात करें। तो बेसिकली वही बताया गया है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करी जाने वाली है आने वाले टाइम पे, जब ये क्वाड की समिट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर बताया गया व्हाट डज बाइडन पीस प्लान मीन फॉर अफगानिस्तान। ये 2 दिन पहले एक एडिटोरियल आया था, जहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को अफगानिस्तान की कहानी बताई थी कि अफगानिस्तान के अंदर देखो है क्या, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट कैसे हो जाती है। सब लोग अफगानिस्तान के पीछे कैसे पड़े हुए हैं, इंडिया पड़ा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति आ जाए, शांति आ जाए। चल क्या रहा है वहाँ पर कि जो शांति आ जाए। तो अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है तालिबान। तालिबान वहाँ पे एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब तालिबान यहाँ पे चाहता है कि उनके हिसाब से लॉज होने चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है भाई संविधान के हिसाब से लॉज होने चाहिए। तो इन दोनों के आपस के बीच में जो है डिस्प्यूट चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं। तो वहाँ पर शांति कभी मेंटेन होती ही नहीं है, कभी यहाँ से मरता है कोई, कभी वहाँ से कोई मरता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर शांति बनाने की बात करी जाती है हमेशा। तो आप लोग देख पाओगे ये काफ़ी टाइम पहले से चर्चा में है और ये काफ़ी टाइम पहले से विवाद चल रहा है। इसको देखते हुए यूएसए की आर्मी, जो यूएसए के ट्रूप्स हैं, ये भी काफ़ी समय से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर हैं। अब यहाँ पर जो बाइडन आ चुके हैं, तो जो बाइडन एक पीस प्लान लेकर आए हैं। वो क्या है, यानी कि शांति बनाने के लिए यहाँ पर एक प्लान लेकर आए हैं। वो क्या है, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो। देखो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो तालिबान है, ये तालिबान और गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर 50% यहाँ से रूल्स हों, 50% यहाँ से रूल्स हों, तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वही बोला गया है कि तालिबान को आप लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, ताकि जो ये सिचुएशन है आप सुधार सको। अगर दोनों मिलकर इंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि 50% यहाँ से काम होगा, 50% जो है गवर्नमेंट काम करेगी, 50% तालिबान मिलकर दोनों के रूल्स बनाएंगे अपने हिसाब से। ये लोग तालिबान डिस्कस करेगा अमेंडमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर पावर को शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, फ्यूचर भी आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर ये लोग नहीं मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये 50 साल से कहानी चलती हुई आ रही है वो एज इट इज़ चलते रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्वाड की समिट होने वाली है, उसके अंदर ये सारी कंट्रीज़ मिलेंगी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर प्लस यूएसए के प्रेसिडेंट, सब आपस में मिलकर समिट करेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन होगा, कोविड-19 के ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस, चाइना को लेकर यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। तो चाइना यहाँ पर डर गया। अब चाइना बोल रहा है, चाइना सोच रहा है यहाँ पे क्वाड की जो मीटिंग होगी वो काश ऐसी होनी चाहिए जो कि शांति भरपूर होनी चाहिए। चाइना को लेकर कोई बातचीत ना हो, चाइना के अगेंस्ट में कोई चीज़ ना आए, यानी कि आपस में मिलकर शांति भरीपूर जो है ये क्वाड की मीटिंग होनी चाहिए, चाइना का ये कहना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फालतू की चीज़ें हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली क्या है, न्यूज़ के बारे में जानना है। न्यूज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग ईजिली स्किप भी कर सकते हो, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं, बस यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। बात यहाँ पर करी गई है, अभी आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, वो क्या है, केन एनर्जी एक कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर है। उसके बाद मतलब है बाहर की कंपनी जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही थी, और उसके साथ साथ इंडिया, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट, इन दोनों के आपस के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट अपना अभी हाल ही में आप कह सकते हो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर आया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मतलब कि इंडिया क्या करेगा, देखो ये कंपनी मान लो केन एनर्जी है, ये आई है इंडिया के अंदर 2015 के अंदर आई है, ठीक है। अब नहीं 2000 आप कह सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेने के लिए हम सोचते हैं 2000 के अंदर आई है, ठीक है। अब यहाँ पर भारत सरकार ने जो है अभी तक, चलो एक ये जो कंपनी काम कर रही थी, अब भारत सरकार ने क्या करा, 2015 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लॉन्च कर दिया कि अब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगेगा। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब क्या है, 2015 में लॉन्च किया है, मतलब कि कंपनी को 2015 से पे करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मतलब आपको आने वाले टाइम का तो पे करना ही है, प्लस पिछला भी पे करना है। कंपनी कब आई थी 2000 में, तो 2000 से 2015 तक का पूरा टैक्स वो भी पे करोगे, प्लस फिर उसके बाद जो अब यहाँ पे काम करोगे तो वो वाला टैक्स भी पे करोगे, तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि ये इसके ऊपर काफ़ी सारा टैक्स चढ़ गया था केन एनर्जी के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, जब हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आए तो केन एनर्जी चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कहाँ पे केस लेकर चला गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कहने लगा वहाँ पर कि ये चीज़ गलत है, अगर आने वाले टाइम पे टैक्स मांगे तो चलो हम लोग दे देंगे, लेकिन ये पिछला सही नहीं है, बहुत कुछ पैसा यहाँ पर आप कह सकते हो इनके ऊपर लोड पड़ जाएगा इस चीज़ का। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर, अब यहाँ पे बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और उल्टा यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये चार्जेस लगा दिए गए। उल्टा बोल दिया गया, इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया पे करेगा इस कंपनी को, और कितना 1.2 बिलियन डॉलर यहाँ पे करेगा इंडिया इस पर्टिकुलर केन एनर्जी कंपनी को, ये बताया गया था। अब इंडिया इस चीज़ को लेकर ये भी अब क्या है, इंडिया भी चुप नहीं बैठ रहा। इंडिया जो है फाइल कर रहा है, एक अपील कर रहा है इस आर्बिट्रेशन पैनल की जो रूलिंग आई है उसको लेकर यहाँ पे फाइल कर रहा है। अब देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक सिचुएशन थी। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, एडिटोरियल सेक्शन पे आज के हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को निकाल लिया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे ये वाला कुछ खास नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम चली गया है, जो उत्तराखंड के अंदर चल रहा है बेसिकली आज के टाइम पर, उसी चीज़ को डिस्कस करा गया है। क्या हुआ है उत्तराखंड में, अभी पहले एक सीएम हुआ करते थे जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब जो है यहाँ पर इनको हटा दिया गया है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इनको बेसिकली आप कह सकते हो हटा भी दिया गया। अब यहाँ पे क्यों हटाया गया, इसके पीछे का रीज़न लोगों ने दिया, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो पार्टी के जो एमएलएज वगैरह हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो ये नेता हैं इनके द्वारा काम बढ़िया नहीं करा गया है, और लोग जो है वो डिससेटिस्फाई हैं, यानी खुश नहीं हैं इनके काम से, ठीक है, काफ़ी डिससेटिस्फाई हैं। और फिर एमएलएज के द्वारा ये भी बोला गया, अगर हम लोग इनको आगे लेकर चलेंगे फ्यूचर में तो फिर इन लोगों की बदनामी होगी, ठीक है, जो पार्टी का नाम है वो गिरेगा, तो इनको लेकर हम लोग आगे चल नहीं सकते, ऐसा बोला गया एमएलएज के द्वारा। तो उसी की वजह से जो है इन्होंने रिज़ाइन किया है और रिज़ाइन करवाया गया है। और उसके बाद अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया पेज नंबर 1 के ऊपर, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि नए सीएम बन चुके हैं उत्तराखंड के, और अब यहाँ पर नई तरीके से चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों को ज़्यादा इसके अंदर कवर नहीं करना है, बस आपको यहीं तक रखना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करनी है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आर्टिकल आप लोग रिलेट कर सकते हो किस तरीके से, या फिर आपसे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा यार ये बताओ, जब ये आप लोगों को न्यूज़पेपर मिलता है तो ये चीज़ आप लोगों को जो जहाँ पर ये टैग लगा हुआ होता है वो मिलता है क्या, मिलता होगा 100%। तो यहाँ पर अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह जैसे डाउनलोड करते हो टेलीग्राम से, तो वहाँ पे जो जिस आर्टिकल पे ऐसे लगा हुआ होगा ये टैग, इस पर क्लिक ज़रूर करा करो। ये एक नोट होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो ये आर्टिकल है ये पूरा का पूरा, इसके अंदर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है इसको आर्टिकल को अपने आंसर राइटिंग फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल के अंदर हम 2-3 चीज़ें जानेंगे। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जिससे आप लोगों के पास ये राशन आता है जो सरकार देती है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में जानेंगे, प्लस ये न्यूज़ के अंदर चीज़ें क्यों आ रही हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो बोला ये जा रहा है आज के टाइम पर हम लोग को एक नए पीडीएस सिस्टम की ज़रूरत है, और यहाँ पर रिवैम करने की ज़रूरत है। एक अ केस फॉर रिवैम, यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि जो
अभी तक जो पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में कवरेज हो रहा था, यानी जो हम राशन दे रहे थे वो पहले हम काफ़ी लोगों को दे रहे थे, नाउ अब हमने लोगों को घटा दिया है, ये कवरेज को कम कर दिया है, अब हम कम कर रहे हैं और बोला ये जा रहा है कि अब कम लोगों को फ़ायदा होगा इस राशन का, अब जो पैसा बचेगा वो सरकार दूसरे कामों में लगाएगी, वो बोला गया है। तो इस आर्टिकल को आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग फॉर्म में करना है, वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले न्यूज़ के अंदर क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, क्योंकि नीति आयोग ने अपना डिस्कशन पेपर जारी किया, उसके अंदर रिकमेंड किया कि जो आज के टाइम पर रूरल और अर्बन कवरेज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जहाँ पे हम लोग राशन वगैरह देते हैं, वो रूरल और अर्बन कवरेज को हमें 60 और 40% कर देना चाहिए, यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव वाले एरिया हैं, उनमें 60% कर देना चाहिए, जो अर्बन वाले एरियाज़ हैं उनमें 40% कर देना चाहिए। मतलब कि हम लोगों को इतना कवरेज रखना चाहिए। हालांकि जो आज के टाइम पर कवरेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कम लोगों को बेनिफिट देना चाहिए आज के टाइम पर, ये बोला जा रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये भी बोला गया कि जो बेनिफिशरीज़ हैं आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब यहाँ पर उनको कम करा जाएगा। और अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसके अंदर बताई गई हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, ये एक्ट क्या है। तो इस एक्ट को लाया गया था 10 सितंबर 2013 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फूड क्वालिटी को प्रोवाइड कराए, माने जो लोग हैं, जो आप कह सकते हो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको जो खाना है वो प्रोवाइड करवाया जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दी जाए। आप कह सकते हो ये एक अच्छी क्वांटिटी में प्लस अच्छी क्वालिटी में, यानी कि कम पैसों में अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का फूड देने का काम करता है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो कि आप लोगों को राशन के थ्रू खाना मिलता है, आप लोगों को मालूम होगा राशन के थ्रू गेहूं चावल मिलता है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। तो वही उसी की यहाँ पर बात करी जा रही है। नाउ अभी हम लोगों ने देखा कि कवरेज कितना करने की बात करी जा रही है, 60% रूरल के लिए प्लस 40% अर्बन के लिए। नाउ ये अभी कितना है, अभी है 75% जो है, 75% है रूरल पॉपुलेशन के लिए और 50% है अर्बन पॉपुलेशन के लिए। तो अब इसी को हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है, अब इसे कम करके हम लोग रूरल के लिए 60 कर रहे हैं और अर्बन के लिए 40 कर रहे हैं। तो मतलब जो लोग हैं पहले ज़्यादा कवर करे जाते थे इस स्कीम के अंडर, अब कम कवर करे जाएंगे, तो अब कम लोगों को जो है इस स्कीम के अंडर फ़ायदा होगा। उसके बाद इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है, किस किस को ये राशन मिला करता है। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, उन सभी को जो है ये मिलता है। उसके बाद जो हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना जो स्कीम है इसके अंडर में आते हैं, जो जिनके पास ये वाला कार्ड है, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्या क्या फ़ायदा मिलता है आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पाओगे 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलते हैं हर पर्सन को। आप कह सकते हो जो 5 किलो, आप कह सकते हो जो राइस हो गया, वीट हो गया, कोर्स ग्रेन हो गया, यानी कि 3 रुपये किलो चावल मिल जाते हैं, 2 रुपये किलो गेहूं मिल जाता है और 1 रुपये किलो अन्य अनाज मिल जाता है। तो ये सब आपके फैमिली में पर पर्सन को मिलता है 5 रुपये किलो, ठीक है। और उसके बाद लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंडर में आता है वो तो मैंने आपको प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले बताया है। अब लेकिन जो AAY हाउस होल्ड इस स्कीम के अंडर में आते हैं, उन लोगों को 35 किलो फूड मिलता है पर हाउस होल्ड, यानी कि पर फैमिली को 35 किलो फूड मिलता है। और जो ऊपर वाला है वो है पर मेंबर को, हर मेंबर को हर महीने 5 किलो यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंडर में आते हैं उनको 35 किलो मिलता है हर महीने। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे ये भी बोला जा रहा है जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है, 6,000 रुपये तक का उनको भी बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चे 14 साल तक के हैं उनको भी यहाँ पे मील्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। नाउ अब की पॉइंट्स क्या हैं, अब इसके की पॉइंट्स न्यूज़ के अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं आज के टाइम पर वो लगभग देखोगे 2.37 करोड़ है हाउस होल्ड हैं, प्लस 9.01 करोड़ पर्सन है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करा जा रहा है और रिवाइज़ करके क्या करा जा रहा है, इन चीज़ों को बदला जा रहा है। अब जो ये लोग हैं इनको कम करा जाएगा, यानी जो लोगों को फ़ायदा होता था अब कम लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम जो कवरेज है उसको कम कर रहे हैं। अब कवरेज अगर हम कम कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं वापस से, तो जो सेंटर है सरकार है वो पैसा बचा सकती है, लगभग 47,229 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। और उसके बाद जो भी ये पैसा बचेगा वो गवर्नमेंट जो है इंपॉर्टेंट एरियाज़ में लगाएगी, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पर ये पैसा लगाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ सेंट्रल इशू प्राइस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था पीडीएस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सेंट्रल इशू प्राइस बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पीडीएस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे टेलीग्राम पे मैंने एक पिक्चर शेयर किया है। देखो होता क्या है, फार्मर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कि आप देख पाओगे कंट्री के अंदर फार्मर ही जो है ये पैदा करते हैं जो फसल वगैरह है, इनसे फार्मर से हम लोग ये फसल लेते हैं और फसल लेते हैं एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे।
और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेने के बाद जो है जो जो सरकार है वो राज्यों के पास ये भेजती है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लेने के बाद राज्यों के पास ये भेजा जाता, सरकार के पास आता है पहले, तो सरकार खरीदने के बाद राज्य सरकार के पास देती है ये, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में जो है ये राज्य सरकार को मिलता है, और उसके बाद हम लोग को ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ सिस्टम। आई होप आप लोग को ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। पेज नंबर 7 पे आप देख पाओगे, यहाँ पे बात करी जा रही है टुवर्ड्स पीस ऑन द बॉर्डर। बेसिकली क्या है कि देखो आज के टाइम पर बॉर्डर को लेकर बात करी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख पाओगे। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। चाइना को लेकर बात करी गई है। इंडिया और चाइना को लेकर बीच में क्या आता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में आपस में विवाद रहता था। ठीक है, उसको लेकर बात करी गई है कि अभी हाल ही में जो है डिस एंगेजमेंट देखने को मिला है। थोड़ा सा हिस्ट्री बताई है कि क्या क्या सिचुएशन थी अभी तक आपस में। अगर हम पिछले साल की बात करें, साल 2020 में, तो आपस में इनके स्टैंड ऑफ चला है लगभग 1 साल तक, विवाद चलता रहा है इनके इस एक साल तक। हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए हैं इन चीज़ों के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था, तो रिलेशन वगैरह और ख़राब हो गए थे। लेकिन फाइनली अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा, इंडिया चाइना के बीच में डिस एंगेजमेंट देखने को मिला है। मतलब कि जो सोल्जर्स आपस में स्टैंड ऑफ कर रहे थे वो अपनी अपनी वापस जगह पर पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे LOC का जिक्र करा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान की आप तरफ भी चीज़ें सुलझती हुई देखी हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो LOC है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोलियां बारियां चलती हुई नज़र आती थी। लेकिन 2003 में हमने एक एग्रीमेंट किया था जिसको बोलते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट, कि अब कोई वहाँ पे गोली नहीं चलाएगा। लेकिन उस सीज़ फायर एग्रीमेंट का बार बार वॉयलेशन हुआ है, बार बार आप कह सकते हो वो सीज़ फायर एग्रीमेंट नाकाम हुआ है, बार बार गोलियां चलती थी वहाँ पर। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, और जो है अब यहाँ पर गोली नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर ये बातचीत करी गई। तो बेसिकली वही बताया गया है कि जो बॉर्डर है वहाँ पर किस तरीके से शांति बनाई गई है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या क्या हुआ था और आज के टाइम पर कैसी कैसी शांति वहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आज का हमने थंबनेल बना रखा है। देखो, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ होती है आप लोगों को मालूम होगा, शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो प्रेगनेंसी वीमेन, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनको ये डायबिटीज़ हो जाती है, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डायबिटीज़, तो एक काफ़ी बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। लगभग 7 करोड़ एडल्ट जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं, जिन्होंने चेक ही नहीं किया है। चेक कराएंगे तो पता चलेगा कि हाँ उनको ये डायबिटीज़ है या फिर ये शुगर है। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग चेक ही नहीं कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बात करी जा रही है ट्रांजिटरी फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, कि ये जो कम जानते हैं हम लोग, वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे एक डायबिटीज़ होती है जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को नॉलेज होती है। नाउ अब आप लोग यहाँ पर सीख जाओगे। हाँ, कुछ इस तरीके का डायबिटीज़ भी है। अब ये डायबिटीज़ आप कह सकते हो वेरी करती है अलग से अलग, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर 2.7 करोड़ से लेके 3 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन को जो है हर साल ये डायबिटीज़ देखने को मिलता है, जिसमें से 27 लाख से जो 30 लाख वीमेन है, आप कह सकते हो इनको मालूम भी चल जाता है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनमें 2.7 करोड़ से 3 करोड़ तक जो वीमेन है वहाँ पे उनको डायबिटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें जो डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, जो रेट है वो 27 लाख से लेकर 30 लाख वीमेन के अंदर ये डायबिटीज़ पूरी तरह से हो जाता है। और इसकी वजह से काफ़ी सारे आप कह सकते हो रिस्क भी हो जाता है, जैसे कि आप कह सकते हो प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ बढ़ रही है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, सेपरेसिस, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या फिर जो बच्चा है जन्म लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है इस तरह की, या फिर बर्थ अगर होता है उसका तो इंजरीज हो जाती हैं, या फिर अगर बच्चा पैदा होता है तो वो ओबीस बच्चा पैदा होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो ओवरवेट हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अगर ये डायबिटीज़ होती है किसी प्रेग्नेंट महिला को तो। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि अगर ये डायबिटीज़ होती है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा आगे चलकर और डेंजरस हो जाती है अगर इस पर अच्छे से ध्यान दिया ना जाए तो। अगर हम लोग इसको एड्रेस कर लेते हैं अच्छे से, यानी अच्छे से इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं, तो फिर जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जो बच्चों की डेथ होती है छोटे छोटे बच्चों की, वो कम हुआ करेगी। जो बच्चे आप कह सकते हो बीमार पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे, और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ आ जाती हैं वेमेन के अंदर जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पर होती हैं, तो वो चीज़ें भी कम होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर ये जो अवेयरनेस है ये बहुत कम लोगों के मालूम था इसके बारे में, बहुत कम लोगों के बारे में बहुत कम लोग जागरूक है इस चीज़ के बारे में। तो ज़रूरत है हम लोगों को इस चीज़ के बारे में हम बातें फैलाएं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम की भी एक चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी वीमेन के टाइम ये प्रेग्नेंट वीमेन को होती है, और इससे हम लोग को बचने के लिए काफ़ी कुछ लेकर चलना पड़ेगा, काफ़ी सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे और ट्रीटमेंट कराते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आने वाले टाइम पर सही से रह पाएँ। ओके, तो ये आर्टिकल्स थे, ये भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दिया है। जैसे कि आज का ये वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस कर ही दिया था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये जो डायबिटीज़ है ये इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। एक तरीके से जो हाई ब्लड शुगर होता है उसको बोला जाता है यहाँ पर डायबिटीज़, यानी कि शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।